हेलो एवरीवन। हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे 2024 के पीवाईक्यू सॉल्यूशन को देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर हमारा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर होगा। और ये क्वेश्चन पेपर हमारा जो बीयू का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, वीडियो हमारा 2-3 पार्ट में बटा हुआ है, तो आप जो है सारा पार्ट जरूर सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक, ऑडियो का इशू है तो ईयरफोन इस्तेमाल कीजिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का इंपॉर्टेंस बताइए। देखो, मॉनिटरिंग शब्द का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का देख रेख करना। ठीक है, क्या कमी बेसी है उसको पूरा करना। ठीक है, वो सब चीज हमारा जो है मॉनिटरिंग में आता है। काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। जिसका प्रोजेक्ट मैनेज में क्या यूज है मॉनिटरिंग का, या प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का क्या इंपॉर्टेंस महत्व है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहला क्या है कि ये हमारा क्या इंश्योर करता है सर, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंश्योर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। ये हमको क्या बताता है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग से हम लोग प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। कोई भी काम हमारा जो है टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है, जिस शेड्यूल पे जो काम होना था। मतलब अगर सोमवार को प्लास्टर होना था तो प्लास्टर सोमवार को हुआ कि नहीं हुआ। तो मॉनिटरिंग करने से हम लोग ये इसी चीज का देख रेख करते हैं कि हमारा काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारा चीज ऑन टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कमी बेसी है, वो सब चीज पता चल जाता है। हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल में भी आपको मदद मिलता है। अब मान के चलो कि अगर तुम जो है बहुत ज्यादा सामान लिया है, जरूरत नहीं था, फिर वो सामान क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। बात समझ में आ रही है। एक ही बार में अगर तुमको 10 बोरा सीमेंट का जरूरत है, तुम 15 बोरा सीमेंट लिया है, तो अब 5 बोरा जो एक्स्ट्रा आ गया तो वो क्या होगा, एक तरीके से बर्बाद होगा। क्योंकि सीमेंट जितना ज्यादा देर खुला में रहता है उतना ज्यादा नुकसान हो जाता है उसको, सीमेंट के प्रॉपर्टी को। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए आपका जो है अगर सही से मॉनिटरिंग होगा तो हमारा जो है कॉस्ट पे भी कंट्रोल रहेगा, पैसा बेफिजूल बर्बाद नहीं होगा। क्वालिटी एश्योरेंस, अगर आपका काम अच्छा होगा, मॉनिटरिंग सही से कीजिएगा तो क्वालिटी आपका मेंटेन रहेगा। ठीक ना। चलिए, रिसोर्स मैनेजमेंट, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग रिसोर्स को भी मैनेज कर सकते हैं अगर हम लोग सही से मॉनिटरिंग करेंगे। तो हमको जैसे कि कल मान के चलो, कल हमारा जो है दीवार जोड़ना है, उसमें हमको 2 मिस्त्री चाहिए, तीसरा वाला मिस्त्री को जरूरत नहीं है। तो तीसरा मिस्त्री को हम लोग छुट्टी पे भेज देंगे। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन सही से हो रहा है। जो चीज चाहिए हम लोग उतना इस्तेमाल करेंगे, फालतू का चीज हमको क्यों ढोना है सर। ठीक है, अगर 2 ही मिस्त्री से काम हो जाएगा तो तीसरा को बैठा के पैसा देने से क्या फायदा है। ठीक है, या फिर जो भी हमारा मटेरियल चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, हम लोग उतना ही लाएंगे। फालतू का काम नहीं करना है। जैसे मान के चलो, अगर तुमको पर डे के अनुसार से कोई मिक्सर मिल रहा है, मसाला मिलाने वाला मिक्सर जो है पर डे के हिसाब से मिल रहा है। अगर तुमको अभी 2 दिन चाहिए, फिर बीच में 5 दिन नहीं चाहिए, तो 5 दिन एक्स्ट्रा रख के उसका गाड़ी क्या करोगे। बात समझ में आ रही है। तो काम हुआ, उसको हटाओ यहाँ से। तो रिसोर्स मैनेजमेंट में भी हमारा जो मॉनिटरिंग काम करता है, यानी कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हमारा बहुत अच्छा चीज है सर। ये हमको जो है सब जगह जो है मदद करता है सर। सब जगह क्या मदद करता है सर, सब जगह हमको मदद करता है कि हमारा जो है कोई भी काम खराब नहीं हो, जो काम जिस हिसाब से होना चाहिए उसी हिसाब से हो, हमारा फायदा हो सके, हमारा बचत हो सके। ठीक है, सामान की बर्बादी नहीं हो, ये सब में मदद करता है। आइडेंटिफाइज रिस्क एंड डेविएशन, रिस्क और डेविएशन को ये आइडेंटिफाई करता है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर हम लोग कोई भी समस्या को पहले ही पकड़ ले। मॉनिटरिंग मतलब क्या, देख रेख कर रहे हैं, देख रेख करने जाएगा तो आपको पहले मालूम चल जाएगा क्या मेरा खराब होने वाला है, क्या बर्बाद होने वाला है, क्या घटा, वो सब पहले से मालूम चल जाएगा। तो जो चीज अगर हमको मालूम चल जाए कि अब हमारा खराब होने वाला है, तो उसको हम लोग वहीं पे जाके सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इनहेंसेस कोऑर्डिनेशन, हमारा कोऑर्डिनेशन जो है बहुत अच्छा होता है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट्स इंजीनियर्स, अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, देख रेख करते हैं, तो हम लोग आपस में बैठ के बात करते हैं कि हमारा काम ऐसा चल रहा है, काम खराब तो नहीं होगा, अच्छा क्या होगा, सही गलत वो सब का हम लोग डिसीजन ले लेते हैं यहाँ पे बैठ के। इंश्योर्स टाइमली कंप्लीशन, इससे हम लोग एक चीज तय कर लेते हैं कि हमारा कोई भी काम जो है वो टाइम पे होना चाहिए। कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कीप्स द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक, अगर आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट ट्रैक पे होगा, और जो समय है उसी समय में वो चीज पूरा भी हो जाएगा हमारा। चलिए, इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये जो है ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करता है। और समझ में आ रही है, ये जो है ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करता है। कौन, प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटरिंग। मेंटेन्स डेली वीकली रिकॉर्ड्स, यूजफुल फॉर क्लेम्स ऑडिट्स बिलिंग्स एंड डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसमें जो है हमारा डेली रिकॉर्ड वगैरह भी मेंटेन होता है, ताकि हमको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हमारे लिए क्या है सर, बहुत फायदेमंद है। कैसे कैसे वो हम देख लिए, देख रेख करने से हमको सब चीज का आइडिया मिल जाता है।
चलिए अगला सवाल क्या कहता है, डिफाइन स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन को बताइए। व्हाट आर द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड हाउ दीज आर इन्फोर्स्ड इन द फील्ड। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, इसको फील्ड में कैसे इन्फोर्स करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन होता क्या है, स्पेसिफिकेशंस आर डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट डिस्क्राइब मटेरियल, वर्कमैनशिप, कंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है, देखो स्पेसिफिकेशन जो होता है ना, वो एक तरह का कागज होता है, उसमें लिखा रहता है कि कहाँ पे कितना मटेरियल लगेगा, किस क्वालिटी का लगेगा, कितना मात्रा में लगेगा, किस काम को करने के लिए कितना मजदूर चाहिए, कैसे कैसे काम होगा, वो सारा चीज उसमें डिटेल में लिखा रहता है। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या हो गया, स्पेसिफाई करने का मतलब क्या हो गया, उसके बारे में जो है डिटेल वर्णन कीजिए। स्पेसिफिकेशन मतलब कोई भी चीज के बारे में डिटेल में लिखा रहेगा, उसका वर्णन किया रहेगा, उसको हम लोग स्पेसिफिकेशन कहेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, हमारा जो है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कौन कौन सा, इसका क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या कंपोनेंट है, उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो एक मटेरियल स्पेसिफिकेशन होता है, जिसमें कि टाइप, क्वालिटी, ग्रेड, प्रॉपर्टी, मटेरियल का सब चीज लिखा हुआ होता है, कि हमारा जो है सीमेंट होगा तो कौन सा ग्रेड का होगा, ओपीसी 5343 कौन सा ग्रेड है, सीमेंट का ग्रेड लिखा रहेगा। हमारा जो एग्रीगेट यानी गिट्टी होता है किस साइज का होगा, वो सारा चीज उसमें लिखा रहता है। तो मटेरियल स्पेसिफिकेशन में क्या है, हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल होगा उसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई होगी। वर्कमैनशिप हमारा क्या बताता है, स्टैंडर्ड्स फॉर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस लाइक कंक्रीटिंग, सॉरी मैसनरी, कंपैक्शन, शटरिंग etc। वर्कमैनशिप में हम लोग जो है तय करते हैं कि हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कंक्रीट वगैरह डाल रहे हैं या फिर मैसनरी दीवार वगैरह जोड़ रहे हैं, तो वो सब काम हमारा सही से ढंग से होना चाहिए, समझ गए। चलिए उसके बाद हमारा जो है मेथड्स ऑफ एक्सक्यूशन, स्पेसिफिकेशन में जो है ना आपका मेथड ऑफ एक्सक्यूशन लिखा रहता है, उसमें इंजीनियर बता देता है कि आपको जो है कौन सा काम पहले करना है, फिर कौन सा काम करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जानकारी, आपको सारा प्रोसीजर सही से बता दिया जाएगा। उसके बाद हमारा आता है टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स में हमारा क्या आता है कि हम लोग को जो है उसमें देखना पड़ता है ना कि हम लोग क्या क्या टेस्ट करेंगे, कैसे कैसे टेस्ट करेंगे, वो सारा चीज उसमें हम लोग देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड टाइप ऑफ टेस्ट, कि हम लोग जो है कौन सा टेस्ट करते हैं, किस किस तरह का टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर तुम कंक्रीट का काम करोगे तो कंक्रीट के लिए तुमको क्यूब टेस्ट करना पड़ेगा, स्लम टेस्ट करना पड़ेगा। अगर तुम छड़ का प्रयोग करते हो तो स्टील टेस्ट करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकेशन में हर एक चीज के बारे में, क्या सामान लगेगा, कौन सा काम होना है, कैसे होना है, हर चीज उसमें डिटेल में लिखा रहता है। चलिए टॉलरेंस एंड परमिसिबल लिमिट्स भी उसमें मेंशन रहता है। ठीक है, उसमें हमारा क्या मेंशन रहता है सर, कि टॉलरेंस लिमिट क्या होगा और परमिसिबल लिमिट क्या होगा, वो सारा चीज उसमें जो है मेंशन रहता है। ठीक ना। डायमेंशनल टॉलरेंस की कितना आगे पीछे हम ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज में अगर हमको मान के चलो कि जैसे ओवर टॉलरेंस लिमिट क्या बताता है, जैसे मान के चलो कि हमारा जो है कहता है ना कि 24 घंटा तक हम लोग जो है क्या करते हैं, 24 घंटा तक हम लोग ओवन में सैंपल डालते हैं मॉइस्चर कंटेंट के लिए। मॉइस्चर कंटेंट के लिए जो हम लोग मिट्टी है, उस मिट्टी में कितना मॉइस्चर कंटेंट है, उस चीज को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के सैंपल को ओवन में 24 घंटा के लिए डालते हैं। अब जो है टॉलरेंस लिमिट क्या है, 24 घंटा से तुम्हारा आधा घंटा ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो उसको भी हम लोग उतना ही मानते हैं। अब 24 घंटा के लिए डालना है, 5 घंटा तुम एक्स्ट्रा कर दिया, तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे ना। बात समझ में आ रही है। तो टॉलरेंस लिमिट क्या होता है, थोड़ा बहुत जो आगे पीछे हमारा चलता है उसी को हम लोग टॉलरेंस लिमिट कहते हैं। तो स्पेसिफिकेशन में ये चीज बता दिया जाता है कि अगर हम लोग जो है कि अगर मान के चलो तुम्हारा तय हुआ कि छड़ जो है हमारा 12 mm का लगना चाहिए। ठीक है, अगर तुम 12 के बाद 16 लगा दोगे तब तो फिर खराब हो जाएगा भाई। बात समझ में आ रही है। टॉलरेंस लिमिट में आपको बताया जाता है कितना चल सकता है हमारा। बात समझ में आ गई। चलिए तो ये सब चीज स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है। मेजरमेंट का रूल भी लिखा रहता है, किस चीज को कैसे मेजर करना है। बात समझ में आ रही है। सेफ्टी और एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स भी उसमें बता दिया जाता है स्पेसिफिकेशन में कि आपका पीपी किट लगेगा, आपको डेब्रिस यानी कि जो कंस्ट्रक्शन के बाद ईटा पत्थर बच जाता है टुकड़ा, उसको कहाँ फेंकना, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना, स्पेसिफिकेशन में हर चीज जो है हमारा सर मेंशन रहता है। चलिए कोड्स एंड रेफरेंसेस भी रहता है कि हमको जो है किसी चीज को देखने के लिए कौन सा आईएस कोड लगाएंगे, कौन सा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए, सारा चीज उसमें जो है अवेलेबल रहता है। अब सवाल यह है कि हाउ स्पेसिफिकेशंस आर इन्फोर्स्ड इन द फील्ड। जो स्पेसिफिकेशन हमारा इंजीनियर तय कर दिया एस्टिमेट बनाते समय, उसको हम लोग फील्ड में कैसे लागू करेंगे। इन्फोर्स करना मतलब लागू करना। तो सबसे पहले हम लोग साइट इंस्पेक्शन किया जाएगा इंजीनियर के द्वारा और सुपरवाइजर के द्वारा। ठीक है, जो भी मटेरियल डिलीवर हुआ है उसको हम लोग अप्रूव करेंगे कि हाँ हाँ ये मटेरियल सही है, एक एक सैंपल देखने के बाद।
उसके बाद हम लोग उस चीज का लेबोरेटरी टेस्टिंग करेंगे मटेरियल का, और वर्कमैनशिप वगैरह पे भी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे काम होना चाहिए। हम लोग जो है मेथड स्टेटमेंट देखेंगे, जो कि हमारा पहले से ही स्टार्ट किया, सॉरी पहले से ही स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि इस काम को ऐसे करना है, इसका करने का ये तरीका होगा। हम लोग जो है डेली सुपरविजन भी करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल का भी चेक करेंगे कि हमारा जो सही से क्वालिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रोज का रोज जाके काम का इंस्पेक्शन करेंगे, तब जाके हमारा स्पेसिफिकेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब चीज हम लोग जाके तय करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो भी बिल है उसको अप्रूवल सब वगैरह का भी हम लोग मिला के देखेंगे, स्पेसिफिकेशन में जो लगा लिखा हुआ था उसके अनुसार हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी हमारा डिफेक्टिव मटेरियल है उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, उसको हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन में हर चीज लिखा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे सर, काम करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्टर। आप जो टर्म कॉन्ट्रैक्टर इसको परिभाषित कीजिए। व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर। एक कॉन्ट्रैक्टर का एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या, कॉन्ट्रैक्टर को परिभाषित कीजिए, इसका क्या क्वालिफिकेशन है ये भी आप हमको बताइए। तो कॉन्ट्रैक्टर एक इंडिविजुअल, एक इंसान होता है, या फिर एक फर्म कंपनी भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टर एक इंसान भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकता है, जो कि आपका कंस्ट्रक्शन का वर्क को एक्सिक्यूट करता है। मतलब एक होता है ना कि पेपर पे हम लोग बैठ के प्लानिंग कर लिए, अब उसी चीज को ग्राउंड पे जाके बनाना, उसको हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, अगर ड्राइंग में हमको बना हुआ है कि 4 गो रूम 2 बाथरूम, इस तरीके से ड्राइंग बना हुआ है, तो उस चीज को जाके फील्ड पे कंस्ट्रक्शन करवाने वाला इंसान को हम लोग कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर माना आसान भाषा में ठेकेदार कह सकता है तुम। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब जो है कि हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो ठेकेदार है सर, उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कितना जानकार होना चाहिए। पढ़ा लिखा होगा कि नहीं होगा वो बहुत दूर की बात है, जानकारी होना चाहिए उसको। ठीक है, कोई भी आदमी को हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले तो टेक्निकल कंपिटेंस होना चाहिए, उसको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए कि पहले क्या काम होता है, इस काम को कैसे करना है नहीं करना है, वही जाके कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। तो जो सिविल इंजीनियर है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर आसानी से बन जाता है, क्योंकि उसको पूरा इंजीनियरिंग का नॉलेज होता है। समझ में आ रही है, उसको मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए, मशीनरी का आईएस कोड वगैरह का भी नॉलेज होना चाहिए, उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी होना चाहिए उसके पास। ठीक है, उसके पास एडिक्वेट कैपिटल, मतलब पर्याप्त मात्रा में पैसा होना चाहिए, अगर कभी काम खराब हो जाए तो मैनेज भी कर सके, कभी पैसा लटक जाए तो अपना पॉकेट से पैसा लगा कभी काम करे, तो इस तरह का उसमें क्षमता होना चाहिए सर। इसके साथ साथ स्किल्ड मैन पावर भी होना चाहिए उसके पास। कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में ट्रेंड इंजीनियर, सुपरवाइजर, स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर, ये सब तरह का आदमी उसके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए, पास्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट। ठीक है, पास्ट में इस तरह का कई सारा प्रोजेक्ट वो किया हुआ होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, बिना एक्सपीरियंस वाला को कोई नहीं लेना चाहता भाई। समझ में आ रहा है। तुम देखा होगा कि बिहार में एक पार्टी बना बिना एक्सपीरियंस का, खत्म हो गया कहानी उसका। चलिए, इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेस। इक्विपमेंट एंड रिसोर्स का अगर बात किया जाए, पोजेशन और एसेस टू रिक्वायर्ड मशीनरी। ठीक है, उसके पास एक अपना जो है अगर कभी मशीनरी का जरूरत पड़ गया तो उसके पास अपना जो है मशीनरी होना चाहिए, या नहीं तो उसके कांटेक्ट में मशीनरी होना चाहिए। मान के चलो तुम काम कर रहे हो, ठीक है, तुमको जरूरत पड़ गया किस चीज का, तुमको जरूरत पड़ गया सर जेसीबी का, तो उसके कांटेक्ट में जेसीबी होना चाहिए। अब तुम उसको खोजने के लिए भेजोगे तो फिर वो टाइम वेस्ट नहीं हो। लीगल कंप्लायंस, ठीक है, लीगल कंप्लायंस मतलब वो उसका टैक्स क्लियर हो, उसके पास लाइसेंस हो, ठीक है, सरकार का नियम कानून फॉलो करता है, तो वो सब चीज होना चाहिए उसमें गुण। सेफ्टी और क्वालिटी सिस्टम होना चाहिए, उसके पास जो है सेफ्टी नॉर्म्स वो फॉलो करे, ऐसा उसमें क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को फॉलो करे, ये सब चीज जो है एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर होना चाहिए, ताकि हमारा काम खराब नहीं हो। उसका एक रिपुटेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कि वो समय पे काम पूरा कर देता है, इथिकल आदमी है सर, ठीक है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, उसको रिलायबिलिटी करते हैं, तो इस तरह का गुण उसमें होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी भी होना चाहिए, वो सही से प्लानिंग करने आना चाहिए, उस चीज को प्रोक्यूरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग सही से मटेरियल खरीदे, ठीक है, उसको काम मैनेज करने आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो ये सब चीज उसमें होना चाहिए। चलिए, अगला हमारा क्या कहता है, डिस्क्राइब 5 मेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 का 5 मेन प्रोविजन बताइए। हम आपको 5 नहीं 7 बता देंगे। ठीक है, आप उसमें से जो 5 अच्छा लगेगा उसको याद कर लीजिएगा।
तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो है प्रोविजन लाया गया था। देखो एक चीज बताते हैं, कोई भी आदमी जो है ना अगर काम करेगा, ठीक है, बिना नियम कानून के, तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो अगर कोई कंपनी है वो क्या करेगा, किसी भी लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं करे, तो लेबर के हक में कुछ नियम तय किया गया है। जैसे कि लेबर के हक में क्या नियम तय किया गया, सप्ताह में 6 दिन काम करना, 1 दिन छुट्टी मिलेगा। वर्किंग ड्यूरेशन हमारा जो है 8 से 10 घंटा हो, ठीक है, अभी तो 10 से 12 घंटा भी चल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा वर्किंग ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो लेबर का जो अधिकार है, मान के चलो काम करते हैं, अगर उसके साथ इंजरी हो गया तो उसको जो है अलग से कुछ पैसा मिलना चाहिए इलाज कराने के लिए। तो लेबर का जो भी अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत, उसमें से मुख्य 5 बात को हम लोग यहाँ पर भी देखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? सबसे पहला हमारा क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। मेजर एम्प्लॉयर हायरिंग 20 और मोर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स मस्ट रजिस्टर द इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अगर आप 20 या उससे ज्यादा आदमी को हायर कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है सरकार के सामने रजिस्टर कराना पड़ेगा, भैया हम लोग जो है ऐसे ऐसे आदमी को हायर किए हुए हैं। दूसरा क्या है, लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स का जो है लाइसेंसिंग होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कॉन्ट्रैक्टर्स इंपावरिंग 20 प्लस वर्कर मस्ट ऑब्टेन ए वैलिड लाइसेंस स्पेसिफाइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबरर्स। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी भी ठेकेदार के पास 20 से ज्यादा आदमी काम कर रहा है तो उसके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए ठेकेदारी का, उसके नीचे उसका काम नहीं चलेगा भैया। चलिए, वेलफेयर फैसिलिटीज होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स मस्ट प्रोवाइड कैंटीन, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्ट रूम, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड, वॉशिंग फैसिलिटीज। ठेकेदार जो है उसको क्या देना पड़ेगा, ठेकेदार को सुविधा देना पड़ेगा। मजदूर को किस किस तरह सुविधा देना होगा, कैंटीन का सुविधा, रेस्ट रूम, रहने का सुविधा, पीने का पानी मिले, अगर चोट घाट लग जाए तो उसके लिए फर्स्ट एड रहे, इस तरह का मूलभूत सुविधा वहां पे अवेलेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के पास। ठीक है, मान के चलो कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे किसी को चोट लग गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हाथ कट गया, ठीक है, तो फर्स्ट एड देने के लिए कुछ सामान होना चाहिए, दवाई होना चाहिए, पीने का पानी व्यवस्था होना चाहिए। मान के चलो किसी को भूख लग गया तो खाने के लिए कैंटीन की व्यवस्था होना चाहिए। ये सब चीज कॉन्ट्रैक्टर के पास होना चाहिए। पेमेंट ऑफ वेजेस, कॉन्ट्रैक्टर के पास समय पे पैसा देने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसा भी होना चाहिए। ठीक है, जिसका बैंक बैलेंस खाली है, सरकार उसको लाइसेंस नहीं दे सकता कॉन्ट्रैक्ट का भाई। बात समझ रहे हैं ना? पता चला कि तुम कहोगे सर मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं, आदमी से काम करवा लिया, तुम पैसा देने के समय भाग गए। प्रोहिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, गवर्नमेंट में प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सर्टेन कोर एक्टिविटीज इफ वर्क इज पेरनियर। ठीक है, अगर मान के चलिए काम सालों भर चलता है, कोई ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन कंपनी जो सालों भर काम करता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है उसके अनुसार भी अपना लॉ तय करती है। वर्क आवर्स एंड कंडीशन, ठीक है, आपको जो है कंट्रैक्टर को मालूम होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ में एक्ट में लिखा हुआ है कि हमारा जो है वर्किंग आवर फिक्स होगा कि भैया 10 से 12 घंटा या 8 से 10 घंटा फिक्स है। वो ओवर टाइम अगर करता है कोई तो उसका भी फिक्स है कि आप इतना ही घंटा ओवर टाइम कर सकते हैं। ठीक है, और ओवर टाइम का चार्ज वगैरह भी फिक्स हो जाता है। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी, वो बोल ही दी आपको। वर्किंग कंडीशन हमारा सही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लोग जो है इंसान अपना जीवन दांव पे लगा के, अपना जान दांव पे लगा पे काम करे, ऐसा काम नहीं हो सकता भाई। ठीक है, चलिए, सातवां क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। आपका जो भी काम होगा मजदूर से रिलेटेड, उसका एक अटेंडेंस बनेगा, उसको कब पैसा दिया गया नहीं गया, उसका हर एक चीज का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमारा किसके तहत आता है सर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत आता है। बात समझ में आ रही है कि ये अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो आपको ये सब नियम कानून मानना पड़ेगा सर। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, उस पे आपको चर्चा करना है। तो एक्सीडेंट कॉस्ट रेफर टू द इकोनॉमिक लॉस अराइजिंग फ्रॉम वर्क प्लेस एक्सीडेंट इन कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। देखो, अगर हम लोग कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का घटना घट गया, ठीक है, तो वो हमारा क्या करेगा सर, अगर किसी भी तरह का उल्टा सीधा घटना घट गया तो हमारा तो नुकसान ही होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे तुम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, ठीक है, और हमारा जो है एक्सीडेंट हुआ और दीवार जो है गिर गया, तो नुकसान किसका, कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान होगा। मान के चलो कोई हम काम कर रहे थे, आदमी जो है पैर फिसल गया ऊपर, तीसरे फ्लोर से नीचे गिर गया, उसका हड्डी पसली टूट गया,
तो इस कंपनी को फिर उसका क्या करना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा। तो हमारा जो है सर कंपनी का जब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें हमारा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत तरीके से कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है। क्या क्या तरीका है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अगर कंपनी का डायरेक्ट नुकसान का बात किया जाए कि वहां पे डायरेक्टली उसका जो पैसा लगेगा वो कौन सा होगा, सबसे पहला मेडिकल एक्सपेंस देना पड़ेगा। अगर किसी भी वर्कर के साथ कोई तरह का घटना हो गया, उसको चोट घाट लग गया, तो आपको मेडिकल एक्सपेंस देना पड़ेगा। दूसरा क्या है सर, कंपेंसेशन पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, कंपनसेशन पेमेंट जैसे इंश्योरेंस वगैरह अभी दिया जाता है, अभी के समय में हर एक लेबर का इंश्योरेंस करवाया जाता है। कॉस्ट ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस, फर्स्ट एड, ट्रांसपोर्ट, ये सब आपको देना पड़ेगा। अगर अचानक से आदमी को पैसा की जरूरत पड़ गया या फिर उसको कोई भी तरह का चोट घाट लग गया, बीमार पड़ गया, तो फर्स्ट एड होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का सुविधा होना चाहिए। मान के चलो तो जहाँ तुम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या होना चाहिए सर, एक एम्बुलेंस होना चाहिए कि अगर बीमार पड़ जाए, एम्बुलेंस नहीं तो गाड़ी होना चाहिए ना, अगर किसी को कुछ हो गया तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए हमारे पास सुविधा होना चाहिए। तो ये सब क्या है कि ये सब आपका डायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब ये सब होना ही होना चाहिए, आपको वहां पे दिखता है ये सब कॉस्ट। ठीक है, रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड इक्विपमेंट एंड मटेरियल, अगर आपका काम करते समय कोई मटेरियल खराब हो गया या मशीन कोई खराब हो गया तो उसको तुरंत ठीक कराइए या फिर उसको रिप्लेस कराइए। कॉस्ट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन का भी अपना एक खर्चा आता है। समझ में आ रही है? ये सब हमारा जो है, ये सब हमारा क्या सर, डायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब जो चीज आपको सीधा दिख जाएगा कि भैया हाँ ये खर्चा होता है। अब इसके साथ साथ कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ये सब चीज आपको डायरेक्टली दिखेगा नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आप जानने की कोशिश कीजिएगा तो पता चलेगा भाई सब भी खर्चा होता है। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ वर्क, अगर मान के चलो अगर बीच में तुम्हारा काम बंद हो गया तो उससे हमारा क्या होगा कि काम का प्रोडक्टिविटी खराब हो जाता है, ये भी एक तरह का नुकसान है। ठीक है, ये चीज आपको डायरेक्टली दिख नहीं रहा है लेकिन काम खराब हो जाएगा। डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन लीडिंग टू पेनल्टीज, अगर हो सकता है मान के चलो अचानक से, जैसे कि अभी तुम देखोगे कि ऑल ओवर इंडिया का ये कहानी, ज्यादातर जगह तो लेबर क्या है, बिहारी वाला है। ठीक है, जब छठ का समय आता है तो सारा बिहारी छुट्टी लेके भाग जाता है। तो जो नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है दिवाली छठ के आसपास, उस समय देखोगे कंस्ट्रक्शन का काम जो खास करके जो बिहारी वर्कर पे डिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्लो पड़ जाता है। ठीक है, स्लो पड़ जाता है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन स्लो होगा तो क्लाइंट बोलेगा कि भैया हम कहे थे बिल्डिंग 3 महीना में बनाइए, आप जो है 3 महीना से ज्यादा 4 महीना लगा चुके हैं, आपको अब जो है फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब भी हमारा क्या कंपनी का नुकसान है कि अगर कंस्ट्रक्शन स्लो हुआ तो उसको फाइन वगैरह देना पड़ता है, पेनल्टी देना पड़ता है। चलिए, ट्रेनिंग रिप्लेसमेंट वर्कर्स, ठीक ना, हमारा जो है अगर मान के चलो अगर वर्कर को हम लोग बदल दिए, पहले कोई काम कर रहा था उसके बदले दूसरे आदमी को हम काम पे लगाए तो उसको हमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसमें भी खर्चा आएगा। ठीक है, इंश्योरेंस का प्रीमियम, ये सब में हमारा जो कुल मिला के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चा बहुत सारा आता है हमारा। ठीक है, वो दिखता हो नहीं दिखता हो लेकिन खर्चा जो है बहुत हो जाता है सर। उसके बाद अगर कंपनी का रेपुटेशन खराब होता है तो उसको डैमेज कंट्रोल में भी खर्चा आता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है इनुमरेट द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ एनी आइटम, किसी भी आइटम का रेट जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसमें कौन कौन सा फैक्टर हमारा जो है असर करता है, उस पर आपको चर्चा करना है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे मटेरियल का क्या कॉस्ट है, क्वालिटी, मार्केट रेट, ठीक है, उसको लाने ले जाने में कितना खर्च आएगा, अगर वेस्टेज हुआ तो क्या हमको पड़ेगा सर, वो सारा चीज हम लोग मटेरियल का कॉस्ट को एनालिसिस करेंगे। दूसरा क्या है सर, लेबर का कॉस्ट देखेंगे कि हमारा जो स्किल लेवल क्या है, हमारा जो मजदूर मिस्त्री है उसका क्या क्या नॉलेज है, किस हिसाब का वो काम जानता है, कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना रेट लेगा। ठीक है, उस जो भी उसका मजदूरी होगा उस मजदूरी के बदले में वो कितना काम करके देगा। हमारा लेबर जो है कहीं पे अगर बहुत आसानी से मिल जाता है तो वहां पे हमारा सस्ता में काम हो जाएगा, कहीं पे लेबर मिल ही नहीं रहा है तो वहां पे काम महंगा पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे सर। उसके बाद इक्विपमेंट का कॉस्ट भी देखेंगे कि हमको अगर कोई काम करना है, जैसे रोड बनाना है तो रोड बनाने के लिए हम जेसीबी खरीद भी सकते हैं क्योंकि रोड बनाने में पैसा लगेगा। अगर हमको ज्यादा काम है जेसीबी खरीद लेंगे, अगर कम काम है तो जेसीबी हम भाड़ा पे ले लेंगे। तो ये सब चीज भी हम लोग वहां बैठ के तय करते हैं। ओवरहेड में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है साइट ओवरहेड क्या है, जैसे कि अगर मान के चलो काम कर रहे हैं, अगर रात में काम करना पड़ गया तो लाइटिंग वगैरह लगाना पड़ेगा। ऑफिस में काम कर रहे तो स्टाफ सबको चाय पिलाना पड़ेगा, नाश्ता कराना पड़ेगा, तो ये सब चीज हमारा जो है ये सब ओवरहेड
कॉस्ट में हमको देखना पड़ेगा कि क्या है नहीं है। लोकेशन ऑफ साइट भी देख लेंगे, हमारा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मान के चलो कि बरसात में वहाँ पे जो है पानी जम जाता है, ठीक है, या बरसात में उस एरिया का जो है रोड खराब हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में वो सब चीज हम लोग पहले एनालिसिस कर लेंगे। टाइप और कम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क भी देख लेंगे, ठीक है, कि हमारा काम जो है वो कैसा होना है, किस हिसाब से होना है, वो सारा चीज हम लोग रेट एनालिसिस के समय तय कर लिया जाएगा। टाइम फैक्टर भी तय करेंगे कि हमारा वर्क जो है कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम समय तो हम लोग नाइट शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक ना। सीजन के अनुसार भी हमारा काम होता है, गर्मी में ज्यादा काम हो गया, ठंडा में थोड़ा कम काम होगा, बरसात में काम ही नहीं हुआ, सीजन के अनुसार भी एक होता है, वही करता है। टैक्स और ड्यूटीज पे भी बात करेंगे, जीएसटी रॉयल्टी ये सब पे भी हम लोग जो है थोड़ा बात कर लेंगे कि किसमें कितना किसका परसेंटेज बनेगा, वो सारा चीज हम लोग देख लेंगे। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट मार्जिन भी देख लेंगे। जनरली कॉन्ट्रैक्टर को 8 से 15% का प्रॉफिट होता है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। मार्केट का कंडीशन भी देख लेंगे, अभी मार्केट में किस चीज का क्या रेट चल रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है, मटेरियल क्या अवेलेबल है, लेबर कौन कौन अवेलेबल है, वो सारा चीज भी हम लोग रेट एनालिसिस के समय सब कुछ तय कर लिया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड भी देख लिया जाता है, हमारा किस तरह का मटेरियल होगा, उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये सारा चीज देख लिया जाता है। वेस्टेज और कॉन्टीजेंसीज भी हम लोग देख लेते हैं, 2 से 5% हम लोग हर चीज का एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, कि मान के चलो अचानक कुछ खराब हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग 2 से 5% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हमारा सर ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमसे कमेंट में, चैट पे, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये चैनल नया है इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। बात समझ में आ गई? हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू एवरीवन।